चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत का पण्य व्यापार स्थिर होने से विनिर्माण निर्यात मजबूत हुआ। तो अप्रैल-अगस्त 2025 में पण्य निर्यात 2.52% बढ़कर 184.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 179.60 बिलियन डॉलर था। विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन, तो समृद्धि की तीव्र गति। जुलाई 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष दर वर्ष 3.5% की वृद्धि हुई है। इसमें मुख्य योगदान विनिर्माण क्षेत्र का रहा है, जिसकी वृद्धि दर 5.4% रही है। बेहतर कारोबारी परिवेश, तो HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगस्त 2025 में 59.3 पर पहुंच गया, जो पिछले 17 सालों में सबसे तेज वृद्धि है। निवेश संबंधी विश्वास, तो वित्त वर्ष 2024-25 में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। विनिर्माण क्षेत्र के विकास का इंजन, तो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता है। पिछले 11 सालों में मोबाइल उत्पादन 6 गुना और निर्यात 8 गुना बढ़ा है। आयातित मोबाइल फ़ोन पर निर्भरता 2014-15 के 75% से घटकर 2024-25 में 0.02% हो गई। फार्मास्यूटिकल्स, विश्व की फार्मेसी, यह उद्योग मात्रा के हिसाब से विश्व में तीसरे स्थान पर है और वैश्विक वैक्सीन मांग के 50% से अधिक की आपूर्ति करता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, तो यह देश के GDP में 7.1% का योगदान देता है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। वस्त्र उद्योग, तो कृषि के बाद यह रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और GDP में लगभग 2.3% का योगदान करता है। इसमें कार्य करने वाली लगभग 80% इकाइयाँ MSME श्रेणी की हैं, जो समावेशी विकास सुनिश्चित करती हैं। देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें और नीतियाँ क्या हैं। तो उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, तो यह 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है एवं अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन देती है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, तो इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया है। यह लंबे समय के लिए औद्योगिक नीति का रोडमैप प्रदान करता है। स्किल इंडिया प्रोग्राम, तो इसे नए ढंग से तैयार कर 2026 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य तकनीक सक्षम व मांग के हिसाब से कुशल कर्मचारी तैयार करना है। GST 2.0 सुधार, तो इन सुधारों से टैक्स सिस्टम आसान हुआ और GST घटने से विनिर्माण लागत कम हुई है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धी हुआ है। फिर नेक्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए विविध पहलें शुरू की। तो शुरू की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल है। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत आकलन रिपोर्ट, यह रिपोर्ट नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने तैयार की। किसने तैयार की? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने तैयार की। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कुल GDP का लगभग 7.97% बताया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल लॉजिस्टिक्स लागत का अनुमान 24.01 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। इसमें सड़क परिवहन का सबसे बड़ा हिस्सा 41.7% है। इसके बाद भंडारण एवं वेयर हाउसिंग का स्थान आता है। एकीकृत राज्य और शहर लॉजिस्टिक्स योजनाएं, तो यह पहल स्माइल स्ट्रेंथनिंग मल्टीमोडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक के सहयोग से आरंभ की गई। स्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने हेतु एक व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित और संचालित करना है। इस पहल का लक्ष्य 8 राज्यों के 8 शहरों में मौजूदा लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का आकलन करना, कमियों की पहचान करना तथा दक्षता में सुधार लाने और लागत को कम करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0, तो LDB 2.0 कंटेनर आवाजाही की रियल टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इसमें खुले समुद्रों में निर्यात कंटेनर्स की ट्रैकिंग और मल्टी मॉडल शिपमेंट की जानकारी भी शामिल है। NICDC राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज ने इसे विकसित किया है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025 के विषय में देखते हैं। तो इसे विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। LEADS राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? यात्रा समय, ट्रक की गति और प्रतीक्षा अवधि के आधार पर 5 से 7 प्रमुख गलियारों का प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रमुख सड़क गलियारों पर खंडवार गति का API सक्षम मूल्यांकन। देखते हैं LEADS 2025 फ्रेमवर्क। तो उद्देश्य संकेतक हैं विनियामक और संस्थागत समर्थन, लॉजिस्टिक्स सक्षम करता,
धारणा संकेतक है, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, लॉजिस्टिक सेवाएं, परिचालन और विनियामक इकोसिस्टम, सतत लॉजिस्टिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाज़ों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया। तो वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाज़ों को विनिर्माण क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स श्रेणी के तहत शामिल किया। इसका उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण और समुद्री उद्योग को मजबूत करना है। एक बड़े जहाज को निम्नलिखित मानदंडों के तहत वाणिज्यिक जहाज घोषित किया जाता है। 10,000 या उससे अधिक ग्रॉस टन भार वाले जहाज जो भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन आते हों, या 1500 या उससे अधिक ग्रॉस टन भार वाले जहाज जो भारत में बने हों और भारतीय स्वामित्व एवं ध्वज के अधीन आते हों। HML में शामिल होने का महत्व, तो इससे बढ़ी हुई लिमिट के साथ आसान शर्तों पर अवसंरचना ऋण तक पहुंच मिलती है। बाह्य वाणिज्यिक उधार के रूप में बड़ी मात्रा में धन तक पहुंच मिलती है। व्यवहार्यता, अंतराल वित्त पोषण मिलता है, कर प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं आदि। भारत के पोत परिवहन क्षेत्र की स्थिति, तो विदेशी निर्भरता, भारत का पहला 95% व्यापार विदेशी जहाज़ों पर निर्भर है। इसके चलते भारत हर साल विदेशी पोत परिवहन कंपनियों को शिपिंग सेवाओं के लिए लगभग $75 बिलियन का भुगतान करता है। जहाज निर्माण में हिस्सेदारी, तो वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.06% है। लक्ष्य, सरकार का लक्ष्य 2047 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुसार सरकार का अनुमान है कि 2047 तक स्वदेशी पोत परिवहन और जहाज निर्माण क्षमताओं के निर्माण में $54 ट्रिलियन का निवेश होगा। जहाज रानी क्षेत्र की समस्याएं, तो उच्च उधार लागत के साथ पूंजी की कमी, पुराने जहाज़ों का बेड़ा, कर संबंधी विसंगतियां, कौशल की कमी आदि। पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने से संबंधित पहले, तो भारतीय पोत परिवहन निगम के तहत भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना की गई है। कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना की गई है। इसमें कांडला तूतीकोरिन कॉरिडोर को सबसे पहले विकसित किया जाएगा। मैरीटाइम इनोवेशन हब्स की स्थापना के साथ साथ सागरमाला स्टार्टअप और इनोवेशन पहल लॉन्च की गई है। ये बात की हमने पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने से संबंधित पहलों की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हुआ। तो चीन में विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हो गया। इसे जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला JUNO नाम दिया गया है। यह वेधशाला 700 मीटर की गहराई में स्थित है। अधिकांश न्यूट्रिनो वेधशालाएं इसलिए भूमिगत बनाई जाती हैं ताकि पृथ्वी की सतह कणों को रोक सकें। इसमें म्यून्स जैसे कणों से होने वाले हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। म्यून्स एक प्रकार के प्राथमिक उप परमाणविक कण हैं जो इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। JUNO के मुख्य उद्देश्य देखते हैं, तो द्रव्यमान क्रम यानी मास हिरार्ची निर्धारित करना। इसका एक लक्ष्य 3 प्रकार के न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो के बीच द्रव्यमान के क्रम को निर्धारित करना है। ये सभी अपने अपने संबंधित अणुओं से जुड़े रहते हैं। दोलन आवृत्ति को मापना, तो इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो के दोलन की आवृत्ति को मापना है, यानी यह पता लगाना कि न्यूट्रिनो कितनी बार एक बार प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलते हैं। न्यूट्रिनो के विषय में देखते हैं, तो ये उप परमाणविक कण हैं। इन्हें अक्सर घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। इनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता। इनका द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य भी हो सकता है। उपस्थिति, तो ये फोटोन के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण हैं। साथ ही ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं जिनका द्रव्यमान होता है। पता लगाना, तो इनका पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही पदार्थ के साथ अंतःक्रिया करते हैं। विशेषताएं, तो ये सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से भी अप्रभावित रहते हैं। ये अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की गति से और सीधी रेखाओं में गमन करते हैं। अन्य प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाएं, तो भारत आधारित न्यूट्रिनो वेधशाला, यह परमाणु ऊर्जा विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। अवस्थिति, यह तमिलनाडु के थेनी जिले की बोधि पश्चिम पहाड़ियों में बसे पोटीपुरम में निर्माणाधीन है। आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला, यह अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है। इसे दक्षिणी ध्रुव की हिम परत की गहराई से ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य चीन का ट्राइडेंट ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का ड्यून यानी डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। फिर नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। तो इन 4 पश्चिमी देशों के साथ अब संयुक्त राष्ट्र के 140 से अधिक सदस्य हो गए हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। भारत ने 1988 में ही फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में
न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया। यह घोषणा पत्र फिलिस्तीन इजराइल विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन की बात करता है। राज्यों की मान्यता, तो जब कोई देश किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को राज्य के रूप में स्वीकार करता है तो इसे मान्यता कहा जाता है। राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों पर 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन का अनुच्छेद 1 राज्य का दर्जा प्राप्त करने के मानदंडों को परिभाषित करता है। ये मानदंड स्थायी जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र, सरकार, अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता आदि। राज्य की मान्यता के प्रभाव, तो मान्यता मिलने के बाद वह अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकता है, वह अन्य राज्यों के साथ संधियां कर सकता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं, वह संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य बन सकता है। फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी पर्यवेक्षक राज्य है, न कि पूर्ण सदस्य। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता, तो किसी नए राज्य या सरकार को मान्यता देना या न देना केवल दूसरे राज्यों और सरकारों का अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र न तो कोई राज्य है और न ही कोई सरकार, इसलिए उसके पास किसी राज्य या सरकार को मान्यता देने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र केवल किसी नए राज्य को अपनी सदस्यता दे सकता है या किसी नई सरकार के प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, ये बात की हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस ने जीवाश्म ईंधन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्राणघातक प्रभावों पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का शीर्षक है क्रेडल टू ग्रेव, द हेल्थ टोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द इम्पेरेटिव फॉर अ जस्ट ट्रांजिशन। रिपोर्ट में बताया गया कि जीवाश्म ईंधन केवल पर्यावरण के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति भी है। जीवाश्म ईंधन के स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो जीवाश्म ईंधन से होने वाला प्रदूषण जीवन के हर चरण को प्रभावित करता है। जीवाश्म ईंधनों से होने वाला प्रदूषण गर्भ में पल रहे शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे दमा यानी अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग जैसी बीमारियां होती हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग का प्रत्येक चरण, तो जीवाश्म ईंधन के खनन, शोधन, परिवहन, दहन और अपशिष्ट निपटान के प्रत्येक चरण में जहरीले प्रदूषक निकलते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। उत्खनन से बेंजीन, भारी धातुएं और रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग से टोल्यून, वाष्पशील, कार्बनिक यौगिक आदि निकलते हैं। लिगेसी प्रदूषण का खतरा, तो पुराने त्याग दिए गए खनन स्थलों से होने वाला लिगेसी प्रदूषण लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बना रहता है। ऐसा इस कारण क्योंकि जहरीले तत्व जैसे सीसा, पारा और PFAS यानी फॉरएवर केमिकल्स मिट्टी, पानी एवं खाद्य पदार्थों में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये बार बार शरीर में जमा होकर और भी ज़्यादा नुकसान करते हैं। हाशिए पर मौजूद समूह जैसे देशज लोग और नस्लीय अल्पसंख्यक खदानों एवं रिफाइनरियों के पास रहते हैं। इसके कारण वे अधिक प्रदूषण झेलते हैं और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधाओं का भी सामना करते हैं। जस्ट ट्रांजिशन के लिए नीतिगत सुझाव, तो नई खोजों को रोकना, जीवाश्म ईंधनों वाले नए स्थलों की खोज और प्रोजेक्ट बंद किए जाने चाहिए। साथ ही सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए और बची हुई राशि को स्वास्थ्य व स्वच्छ ऊर्जा पर खर्च किया जाना चाहिए। सख्त विनियमन और निगरानी, तो लिगेसी प्रदूषण को हटाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए तथा वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदूषक से लागत वसूलना, तो प्रदूषक ही भुगतान करेगा सिद्धांत के तहत स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खर्च को जिम्मेदार कंपनियों से वसूला जाना चाहिए। वैश्विक संस्थाओं का सहयोग, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र को जलवायु एवं लोक स्वास्थ्य लक्ष्यों से जोड़ा जाना चाहिए। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज़ है औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने IPRS 3.0 लॉन्च किया। इसके विषय में देखते हैं। इसके तहत औद्योगिक पार्क्स को अलग अलग संकेतकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर मानकीकृत तथा लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायर्स श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। विकासकर्ता, इसे भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया है। मुख्य नए तत्व, इसमें नए मानदंड शामिल हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, स्किल लिंकेज और टैलेंट फीडबैक। फिर नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विजयक। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट विजयक ने कारगिल यानी लद्दाख में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। इसे 2010 में शुरू किया गया। इसे कारगिल और जांजकर क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई, जो पहले प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत आते थे। इस प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन विजय 1999 के कारगिल युद्ध से लिया गया है। इस परियोजना ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुरक्षा अवसंरचना मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। फिर नेक्स्ट है
बगराम एयरबेस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है। इसके विषय में देखते हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। यह राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित है। इसे मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में यह तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच संघर्ष का केंद्र बन गया। अमेरिका पर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद यह अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया। 2021 में अमेरिकी और नाटो सैनिकों ने बगराम एयरबेस को खाली कर दिया था। फिर नेक्स्ट है एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट्स। तो खगोलविदों ने एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट्स नामक एक नई प्रकार की परिघटना की पहचान की। ये परिघटना तब घटित होती है जब सूर्य से कम 3 गुना बड़े सितारे सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। जब कोई तीसरा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास पहुंचता है तो उसकी प्रबल गुरुत्वीय शक्तियां उसे लंबा और पतला स्पेगेटी जैसी आकृति में बदल देती हैं। इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न है और यही उत्सर्जन एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट है स्मॉग इंटिंग टेक्नोलॉजी। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर स्मॉग इंटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग्स के उपयोग का अध्ययन करने का आदेश दिया। इसके विषय में देखते हैं। उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हानिकारक हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम करके वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार करना। कार्य प्रणाली फोटो कैटेलिटिक क्रियाविधि। तो यह प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके हानिकारक प्रदूषकों और ऑर्गेनिक अपशिष्ट को तोड़कर हानि रहित पदार्थों में बदल देती है। आमतौर पर इसमें फोटो कैटेलिसिस के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग्स का उपयोग किया जाता है जो पराबैंगनी प्रकाश में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को विघटित करता है। नेक्स्ट स्वेल वेव्स। तो एक अध्ययन में पाया गया कि अगर श्रीलंका का भूभाग न होता तो दक्षिणी महासागर से आने वाली स्वेल्स वेव्स भारत के पूर्वी तट से टकरा सकती थी। इससे बाढ़ और तटीय कटाव की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली समुद्री लहरें हैं जो अपने उद्गम स्थल से बहुत दूर तक यात्रा करती हैं। ये मुख्य रूप से तूफानों या तीव्र वायु धाराओं से उत्पन्न होती हैं। ये स्थानीय पवनों या धाराओं से कम प्रभावित होती है। इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है और इनमें सतह पर झाग नहीं दिखते, इसलिए सैटेलाइट्स में इनकी तस्वीरें नहीं आ पाती हैं। अब कलल-ककडल शब्दावली को यूनेस्को द्वारा वैज्ञानिक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। फिर नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभिनेता मोहनलाल को वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की। यह भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता को पुरस्कार प्रदान करते हैं। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की जन्म शताब्दी के अवसर पर आरंभ किया गया था। पुरस्कार के प्रथम विजेता देविका रानी। नेक्स्ट सावलकोट परियोजना। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति सावलकोट परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने हेतु इसका परीक्षण करेगी। यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। यह चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रामबान और उधमपुर जिले। कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। यह भारत सरकार का मिनी रत्न श्रेणी 1 का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है बाल्टिक सागर। तो जर्मनी ने रूसी सैन्य विमान के बाल्टिक सागर वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसका विस्तार दक्षिणी डेनमार्क से आर्कटिक वृत्त के नज़दीक तक है। चारों ओर स्थित देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। विशेषताएं देखते हैं। यह पृथ्वी का सबसे नया सागर है। यह दुनिया में खारा जल यानी ब्रैकिश वाटर का सबसे बड़ा विस्तार है। यह अर्ध संलग्न और उथला है। कील नहर जर्मनी में बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी और गदांस की खाड़ी इसकी महत्वपूर्ण खाड़ियाँ हैं। ये बात की हमने बाल्टिक सी की। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।